Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is monetary policy. Okay, and it is your sixth session. So I would like to explain you monetary policy in depth way and what are the tools by which we can control the monetary policy. Let's start. Monetary policy. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो क्यों यूज होती है मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एक्चुअली जो उसका प्राइमरी गोल होता है मोटिव होता है वो होता है सप्लाई मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करना ठीक है अब यहाँ पर जैसे लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट aimed at achieving macroeconomic objectives such as controlling inflation कंजम्पशन ग्रोथ एंड लिक्विडिटी ठीक है अब यहाँ पर लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो किस चीज को कंट्रोल कर रही है मैनेजमेंट कर रही है किन चीजों की मनी सप्लाई की इंटरेस्ट रेट की और जिसका एम ये होता है गोल ये होता है कि इन दोनों चीजों के थ्रू जो है कंट्रोल करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को जो है वो अचीव करना ठीक है तो how could we know that how can a money supply will moderate or control the inflation rate or liquidity or consumption growth or economic growth so बेटा जब भी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि मनी सप्लाई जो है वो हमारे कंट्री में जब भी जो है मनी की सप्लाई जो होती है किसी भी इकोनॉमी में जब बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सेस हो जाती है ऑप्टिमम लेवल क्रॉस कर जाती है तो बेटा उस कंडीशन में भी मॉनेटरी पॉलिसी एप्लीकेबल होती है एंड देन अनदर सिनेरियो इज दैट कि जब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है ऑप्टिमम लेवल से कम हो या जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम होगी तब भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उस वक्त भी बनी जाती है सही है तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली जो है जो बनाई जाती है वो मनी सप्लाई की कंट्रोल के लिए बनाई जाती है बिकॉज इससे हमारे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है ठीक है और वो हिट होता है ठीक है डिक्रीज भी होता है उससे अब यहाँ पर जो है हमें कहा जा रहा है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को जब हम जो है कंट्रोल करते हैं देन वी विल गेट द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव अचीव ठीक है और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं अब मैं आपको आगे स्लाइड में भी बताऊंगी इन डिटेल्स बट यहाँ पे जैसे लिखा है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन जब भी आपके कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होने लगता है तो हम मॉनेटरी पॉलिसी उस कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होता है वो इम्प्लीमेंट करवाता है ठीक है अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बोथ आर फॉर कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो जो है गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस और रेवेन्यू के बिहाफ पर उसको कंट्रोल करती है ठीक है लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये आपके कंट्री किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके ऊपर ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है प्रिपेयर करे अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज कंट्री और देयर कंट्री ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सेंट्रल बैंक की लाइक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ठीक है और आपको पता है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है ठीक है जैसे हमारे यहाँ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ठीक है और अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है ठीक है इस तरह से जो ये सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो सिर्फ एक होते हैं वो पेरेंट बैंक होते हैं और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है These are achieved by actions such as modifying the interest rate, buying or selling government bonds, regulating foreign exchange rates, and changing the amount of money are required to maintain as reserve. ठीक है These actions taken by the central bank, as I told you, currency board or other component monetary authority of a country that controls the quantity of money in an economy. ठीक है तो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक जो है वो मनी इशुएंस में जो है जो रोल प्ले करता है वो सेंट्रल बैंक करता है तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए भी सेंट्रल बैंक ही रिस्पॉन्सिबल है ठीक है Now I am moving to the types of monetary policy. Beta, there are two types or two ways to control monetary policy. First one is contractionary monetary policy and the second one is एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है बेटा आपको कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी के वर्ड से थोड़ा बहुत सेंस मिल रहा होगा कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब ये होगा कि सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करनी हो कम करनी हो ठीक है और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि जब आपको अपनी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को एक्सपेंड करना हो इंक्रीज करना हो तो आपका क्या सिनेरियोस होगा
ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। जब आपके लगता है कि आपकी इकोनॉमी में आपको जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए और वहां पर जो है सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और आपकी इकोनॉमी को नीड है मोर मनी सप्लाई की और आपको ऑप्टिमम लेवल को अचीव करना है आपको, तो इस कंडीशन में क्या होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो डिसाइड किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि आपके सेंट्रल बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लो कर देता है, ठीक है, वो लो कर देता है और मनी सप्लाई इस इन दिस वे क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। अब वो किस तरीके से होती है बेटा, वो इस तरीके से होती है कि जब सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम कर देगा और जो है कमर्शियल बैंक जब जो है उनके बिहाफ पे कस्टमर्स को जो है ये अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे सेव करके रखोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो बहुत कम होगा, तो लोग प्रेफर क्या करेंगे कि अपने पैसों को जो है वो बैंक में जो है वो सिक्योर करने के बजाय क्या करें अपनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करें, प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज को सेटअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की कि जब उसको अपनी इकोनॉमी में मनी को सप्लाई को जो है वो सर्कुलेट करवाना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है ताकि लोगों की डाइवर्जन जो है वो सेविंग्स इन बैंक अकाउंट के बजाय कहाँ पर चली जाए कि इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। उसके बाद ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको इसको अभी नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि आपको जब लगता है कि आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हुई है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं और यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो आप क्या करते हो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर देता है ताकि लोगों की डाइवर्जन जो है वो सेविंग्स इन बैंक अकाउंट की तरफ ज़्यादा आ जाए और लोग जो है वो डाइवर्ट हो जाएं कि अपने पैसों को जो है वो बैंक्स में सेव करना, इकोनॉमी में सर्कुलेट करने को वो प्रेफर नहीं करेंगे, सही है। तो इस तरह क्या होगा, उनको पता होगा लोगों को कि भाई मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे जब सेव करूंगा तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कंपैरेटिवली कि किसी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं लगाऊं और मुझे लॉस बेयर करना पड़े या रिस्क, ठीक है। तो इस इन दिस वे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी फ्रॉम इकोनॉमी जो होती है वो पंप अप हो जाती है और वो कहाँ चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी प्ले करती है रोल। तो इसमें हमें क्या समझ में आया बेटा, इसमें हमें ये समझ में आया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी उस वक्त इम्प्लीमेंट होती है जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाती है और इसको कंट्रोल इस तरह से किया जाता है कि हम इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज कर देंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमारी इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई एक्सेस हो जाती है तो हम उसको जो है कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं सेंट्रल बैंक। और इसमें क्या करता है वो कि इंटरेस्ट रेट को अपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इन दिस वे क्या होता है कि तमाम लोग जो है डाइवर्ट हो जाते हैं टू सेव मनी इन द बैंक अकाउंट इंस्टीड टू इन्वेस्ट इट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर टू यू नाउ। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स भी कह सकते हैं ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं हमसे मुराद सेंट्रल बैंक, तो उसके क्या पर्पस होता है, उसका कुछ पर्पस होता है बेटा, वो गोल्स अचीव करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस, ठीक है। कि हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वी हैव सम गोल्स or objectives behind this scenario. They are like economic growth first, ठीक है। नंबर वन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। सेकेंड वन इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्ड वन इज प्राइस स्टेबिलिटी। फोर्थ वन इज लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिफ्थ वन इज क्रेडिट कंट्रोल एंड लास्ट सिक्स्थ वन इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये जो हमारे पास है पूरे 6 जो हैं वो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं,
कि एक हम मॉनेटरी पॉलिसी को जब कोई पूछे आपसे कि मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है समझ में आ गया कि सप्लाई ऑफ मनी को जो है कंट्रोल करना है, बट व्हाट इज द पर्पस टू इम्प्लीमेंट इट और अप्लाई इट, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल और इम्प्लीमेंट करवाने के। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, exchange rate stability, price stability, low unemployment rate, credit control and reduction in inequality of wealth, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन आपको ये जो गोल्स हैं इनको एक्सप्लेन करूंगी बेटा कि ये गोल्स क्या हैं और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इनको अचीव करने में जो है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। नंबर वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इकोनॉमी जो है कोई उसकी हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को ग्रो होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ये क्या होती है बेटा? एक्चुअली देयर विल बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, more capital formation, more employment, increase in national and per capita income, increase in income along with an increase in the standard of living, ये होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कि आप जो हो कोई भी इकोनॉमी जो है वो उस वक्त ग्रो करेगी जब उसकी नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे होंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो है आपके पास अगर स्केर्स भी हैं, लेकिन आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इतना पावरफुल है कि आप वो स्केर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है आपकी, तो ये चीज़ इकोनॉमी को ग्रो करती है, ठीक है। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, natural resources and human resources, and also the capital formation. As you know कि there are three types of resources which a country needs for the development. कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जब आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगी तो ही आप उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्टिविटी करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, है ना। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हेल्पफुल होती हैं उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। और अगर जितनी स्किलफुल और एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी वो कंट्री जो है वो उतनी ही ज्यादा प्रोपोर्शन से जो है इकोनॉमी को अपने ग्रोथ लेवल पे लेकर आएगा, सही है। कैपिटल फॉर्मेशन, हर इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो बेटा ये तो बात हो गई रिसोर्सेज की, जो कि आपके पास होगा आपकी कंट्री में तो इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। अच्छा, इसके वाइस वर्सा हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा हमने जो है इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए इंडस्ट्री सेटअप की और प्रोडक्शन, हमारा मोटिव ये है कि हमें इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है एफिशिएंटली, ठीक है। तो जब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा तो फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर्स वी नीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो जब जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्रीज होंगे, प्रोजेक्ट्स इंक्रीज होंगे, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉयज की, स्टाफ की, सही है। तो इन दिस वे क्या होगा कि जब आप जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज करना होगा, ठीक है। उस कंट्री की फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जब एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, कंट्री की जो है जीडीपी जो है जो कि बेस्ड करती है आपके पूरे ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए होते हैं उन पे बेस्ड कर रही होती है। अगर वो ज़्यादा हाई होंगे तो लोगों के पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर जिस कंट्री के लोगों का रेजिडेंस का जो है, सिटीजन्स का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, दैट कंट्री कंसीडर एज एन ग्रोइंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, ओके बेटा। तो hopefully it is clear to you the economic growth. Now I am moving to the exchange rate stability. बेटा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट जो होता है बेटा, आपने देखा होगा कि आप देखते हो कि आप पाकिस्तानी हो, ठीक है, आप जाते हो अगर लेट सपोज आपको किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप क्या करते हो, अपने करेंसी को एक्सचेंज करवाते हो, ठीक है। तो आप अगर देखो तो बेटा डे बाय डे, आर टू आर, मिनट्स टू मिनट्स जो है हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होता है, ठीक है। ये बेस करता है हमारे इन्फ्लेशन पे कर रहा होता है एक्चुअली, ठीक है।
तो होता ये है, लेट सपोज अभी जो है हमारे अमेरिका से अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर जो है अभी हमारा जो चल रहा है वो 155 रुपीज चल रहा था अभी डाउन होकर, ठीक है। यानी कि अगर हम जो है एक डॉलर हमें गेट करना है तो हमें उसके लिए कितने पे करने हैं, 155 रुपीज पे करने, ठीक है। यानी कि एक डॉलर किसकी इक्वल है, पाकिस्तानी 155 रुपीज के इक्वल है, ठीक है। तो बेटा ये एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है बेटा कि एक तो हो गया ये एक्सचेंज रेट, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ज्यादा कंसीडरेबल होती है कि आपका जो भी वॉट एवर एक्सचेंज रेट है वो क्या फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन कम है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैव बीन अचीवमेंट ऑफ stable exchange rate, as I told you. Balance of payment creates fluctuation in the foreign exchange rates. अच्छा होता क्या है, अब लोग जो है इससे क्या होता है हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी डिस्करेज होती है एक्सचेंज रेट की, अगर बहुत ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएशंस आती हैं तो बेटा इसलिए होती हैं क्योंकि हमें जो है आउट ऑफ कंट्री अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो हमारा अगर एक्सचेंज रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है तो हमें इस बात का डर होता है कि ऐसा ना हो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाए कि हमें वो प्रोडक्ट को जो है वो इम्पोर्ट करवाने में हमें वो कॉस्टली हो, बहुत कॉस्टली है ना, या अनएक्सपेक्टेड हो, हमें पता ही नहीं हो, हमें पता है कि हमें इतनी कॉस्ट जो है हमने अज्यूम की हुई, एक्सपेक्टेड की हुई, और एक्सचेंज रेट अचानक से इतना हाई हो गया कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है लिवाइड हो गई, उस पर टैक्सेस वगैरह लिवाइड हो गए। तो इससे क्या होगा बेटा कि आपके जो भी आपने एक्सपेक्टेड कॉस्ट बनाई हुई थी उससे ज़्यादा अगर आप पे ऑफ करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है वो इम्पैक्ट आएगा, सही है। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सचेंज रेट की पॉलिसी को एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको कांस्टेंट रखे और जो है स्टेबल रखे, ठीक है। द एक्सचेंज रेट देयरफॉर हैज टू बी एडजस्टेड टू अचीव द फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट किस तरह से अचीव हो सकता है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल होगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे फेवरेबल होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरह से फेवरेबल हो सकता है बेटा आपका कि जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो कंपेयर टू द इम्पोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा हो कि आप जो है इम्पोर्ट के लिए पे ऑफ करके भी आपके पास प्रॉफिट बचे, ठीक है। तो जब आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है अमाउंट पॉजिटिव होगी, फेवरेबल होगी, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज प्राइस स्टेबिलिटी। अच्छा, अब मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करती हूँ, तो हमारे यहाँ क्या है बेटा, हमारे यहाँ ये है कि प्राइस में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन डे बाय डे बहुत इंक्रीज होती चली जा रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड 8% एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन इन दिस ईयर, ठीक है। देयर इज द एक्सपेक्टेशन दैट द इन्फ्लेशन रेट विल बी इंक्रीज इन दिस ईयर 8%, और ये एक्सपेक्टेशन है, माइट बी पॉसिबल इट विल इंक्रीज मोर देन 8% और लेस देन 8%, है ना। तो आपको जो है हमारे पाकिस्तान की पब्लिक को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की, बिजनेस की, किसी भी चीज की एक्टिविटीज में, कि अभी इसकी जो प्राइस चल रही है इन द नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी या वही रहेगी, ठीक है। तो ये जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है ये बहुत बड़ा गोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और ये उसी वक्त जो है स्टेबल रह सकता है जब आप अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करोगे, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। नाउ द फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ तो मैंने अभी आपको पहले भी एक चीज बताई थी, एक सिनारियो बताया था कि अगर हम जो है अपने तीनों रिसोर्सेज को कंट्री के यूटिलाइज करें, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज को, और हम जो है वो एक इंडस्ट्री फर्म जो है वो सेटअप करेंगे, तो हम और हमारा परसेप्शन ये होगा कि हम अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत इंक्रीज करना है हमें, ताकि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, है ना। तो बेटा जब हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, एम्प्लॉयर्स की जरूरत होती है ना, स्टाफ की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम सप्लाई ऑफ जो है या फिर डिमांड ऑफ जो एम्प्लॉय है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है
कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर किया जाता है प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, और इस तरह से क्या होता है जो अनएम्प्लॉयड जो पीपल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयड पीपल्स में, सही है। और इन दिस वे वी कैन अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सही है। और ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। Here, as you can see that here is written to attain this objective, it is necessary to increase production and demand. ठीक है, प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे तो डिमांड भी इंक्रीज होगी. During the boom period, the position is automatically achieved as there is rapid increase in demand. And thereby production is also increased. आपको पता है जैसे जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि फिर उसकी प्रोडक्शन लेवल को भी इंक्रीज करना होगा. On the contrary, during depression, there is low production because of low demand. ठीक है, डिप्रेशन पीरियड आता है, बिजनेस साइकिल देखिए ना, बिजनेस साइकिल में क्या होता है आपके पास जो है बूम का पीरियड होता है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी का होता है, रिसेशन का होता है, डिप्रेशन का होता है, ठीक है. तो ये जब बात कर रहे हैं हम डिप्रेशन के पीरियड की, जब डिप्रेशन का पीरियड आता है, जब बिल्कुल डाउनफॉल होता है, शट डाउन होने वाला होता है, तो उस वक्त जो है आपके पास डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है. तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करनी पड़ती है और उससे क्या होता है आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का जो पर्पस है वो ये है कि टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है. Now the another one is credit control. मॉनेटरी पॉलिसी का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है अपने कंट्री में क्रेडिट को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए. तो देयर आर डिफरेंट टूल्स विच सेंट्रल बैंक यूज टू कंट्रोल क्रेडिट. और ये जो है इनमें नंबर 1 है रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो, ठीक है. इसको मैं डिटेल में आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी भी, क्योंकि ये टूल्स हैं. इसको ऐसे कहा जा सकता है कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल, ये दोनों नाम से जो है ये कंसीडर की जाती है, ठीक है. रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ. मॉनेटरी पॉलिसी का एक पर्पस ये भी होता है कि इनइक्वालिटी जो हमारी कंट्री में होती है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसको रिड्यूस किया जाए. Inequality in income and wealth due to right of private property and law of inheritance is the common feature of capitalist and mixed economy. As a result, the society is divided into two classes, rich and poor. Poor class is generally exploited by the rich. The objective of monetary policy is to reduce the inequalities of income and wealth. अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका एक और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को. क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 2 क्लास जो है एग्जिस्ट करती हैं, पुअर क्लास और एक रिचेस्ट क्लास. जो रिचेस्ट क्लास है उनके पास जो सब कुछ है, वेल्थ है, सब कुछ है, तो वो क्या करती हैं बेटा कि उसी चीज़ को जो है वो और ज़्यादा ग्रो करते चले जा रहे हैं. और जो पुअर्स हैं वो दे आर बिकमिंग अ पुअरर्स, ठीक है. तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी कंट्री की जो है वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में, ठीक है. नाउ देयर इज अ डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक प्लानिंग के थ्रू जो है पूरे ड्यूरिंग द ईयर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के पर्पस से जो है वो बनाई जाती है. लेकिन डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है कि अचानक से कोई ऐसी चीज़ बात सामने आ जाए या फिर अचानक बिल्कुल सडनली कुछ ऐसा आपको डिसीजन करना पड़े फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर दैट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो कि अभी आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, चेंजिंग करनी होगी. सो दैट टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वेयर वी आर क्विकली डिसाइड द अनदर वन सिनेरियो. सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है. Discretionary monetary policy is defined as policy for which number 1 is the policy to respond to a changing economy with predetermined rules, ठीक है. पॉलिसी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है कि चेंजिंग, अगर इकोनॉमी में चेंजिंग आ रही है तो जो रूल्स हैं उनको उनमें वो क्या करे, रिस्पॉन्स दे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो डिसाइड कर लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी लेट सपोज एक्सपेंशनरी रहेगी तो अब चाहे इकोनॉमी में अब रिक्वायरमेंट
वो कॉन्ट्रैक्शनरी की है तो वो भी आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है यूज कर रहे हो, तो ये वे नहीं होता। आपको अगर उस टाइम एट दैट टाइम जो है अगर चेंजिंग की जरूरत है तो यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ चेंजिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। द पॉलिसी इज परस्यूड रिगार्डलेस ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये पॉलिसी जो होती है ये रिगार्डलेस होती है करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के। पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। जजमेंट के थ्रू की जाती है। द मार्केट मेक्स ऑल डिसीजन। यहाँ मार्केट बता रही होती है, इकोनॉमी बता रही होती है आपको कि क्या करना चाहिए आगे फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए। द पॉलिसी मेकर ऑलवेज पब्लिसाइज द पॉलिसी as extensively as possible because its effectiveness depends on the public knowledge of the policy, ठीक है। बेटा यहाँ पर डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अगेंस्ट भी बात हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में, उसके फेवर में भी हैं। तो let me explain you it. A discretionary monetary policy is supported because it allows policy maker to respond quickly to events, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिसी मेकर्स को वो बोलती है कि रिस्पॉन्ड करना है आपको क्विकली, जो भी अभी इवेंट चल रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं इकोनॉमी में, उसके लिहाज से आपको मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्क्रिशनरी पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करवाना होगा। हाउएवर डिस्क्रिशनरी पॉलिसी कैन बी सब्जेक्ट टू डायनेमिक इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कंसिस्टेंसी नहीं रखती, वो डायनेमिक इनकंसिस्टेंसी रखती है, ठीक है। उसके अंदर फीचर है, क्योंकि आपको अगर अभी अचानक से बिल्कुल कोई अच्छी सी चेंजिंग की जरूरत है, यू हैव टू डू इट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। A government may say it intend to raise interest rate indefinitely to bring inflation under control, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि भाई आपको जो है इंटरेस्ट रेट को जो है वो बहुत ज्यादा हाई करना होगा ताकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल हो सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हाई होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने मनी को बैंक अकाउंट्स में सेव करेंगे, मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट कम से कम करेंगे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कंट्रोल ओवर द इन्फ्लेशन, है ना। तो बट देन रिलैक्स इट इंस्टेंस लेटर, दिस कुड मेक द पॉलिसी नो क्रेडिबल एंड अल्टीमेटली इनइफेक्टिव, ठीक है। होता ही है कि ये फॉर द टाइम बीइंग होती है ये चेंजिंग, और उसके बाद जो है वैसे अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली जो होती है वही कंसिडरेबल होती है, बट फॉर द टाइम बिंग जो है अगर आपके पास कुछ ऐसा इश्यू आया है कि अब आपको लगता है कि रेस तो करा है हमने इंटरेस्ट रेट, लेकिन अब इतना हो गया कि इन्फ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आपके पास सप्लाई ऑफ मनी इतनी नहीं हो रही कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो सके, तो फिर क्या करना होता है, फिर ये करना होता है कि आपको अचानक से इन्फ्लेशन रेट को डाउन करना होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को भी जो है वो सॉरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को भी आपको क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो फॉर दैट टाइम जो है आप जो भी डिसीजन ले रहे हो फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, तो उस चीज को क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ अ रूल बेस्ड पॉलिसी कैन बी मोर क्रेडिबल। रूल बेस्ड पॉलिसी किसी को कह रहे हैं, जो नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको कह रहे हैं रूल बेस्ड पॉलिसी, ठीक है। ये मोर क्रेडिबल है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, बिकॉज इट इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड इजियर टू एंटिसिपेट अनलाइक डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, ठीक है। और आपको जाहिर सी बात है बताएं कि एक चीज रूल बेस्ड होगी, पता होगा भाई हमें आगे इन फ्यूचर ये करना है, इस तरह से स्टेप्स लेने, उसमें बहुत ज्यादा डिसीजंस होते हैं, बहुत प्री प्लानिंग होती है, तो इसलिए वो ज्यादा क्रेडिबल होती है। Policy is implemented based on indicator event in the economy and policy is expected and carried out in a timely manner, ठीक है। पॉलिसी जो है वो क्या होती है, वो एक बोले बेस्ड ऑन इंडिकेटर इवेंट इन द इकोनॉमी। अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट अचानक से आ गया है जिसमें आपको पॉलिसी चेंज करनी है, तो यू हैव टू डू इट एंड द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड एंड कैरिड आउट इन अ टाइमली मैनर। और ये जो पॉलिसी होगी वो टाइमली मैनर के लिए कंसीडरेबल होगी, अदरवाइज फिर उसके बाद अगर आपका इकोनॉमी जो है अलाउ करता है तो आप जो रूल बेस्ड पॉलिसी थी उसी को फर्दर आगे कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। एज कमेंटेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन who argued in favor of rule-based approaches, the dynamic of discretionary policy present a lag between observation and implementation, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई जो ये डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसके अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जो है एक गैप आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। आप सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्विकली आप कोई भी काम करते हो उसमें इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, ऑब्जर्वेशन नहीं होती, और उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता जिस तरह से आप करना चाह रहे होते हो। दिस कैन क्रिएट कंपाउंडिंग इश्यूज रिलेटेड टू द डिस्क्रिशनरी पॉलिसी इन एक्टिव, ठीक है।
However, a strict rule-based approach does not allow for flexibility and as a result may limit choices और भी inapplicable in certain circumstances. ठीक है, इसके अगेंस्ट वो बोल रहे हैं कि रूल बेस्ड अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल होती है, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है उसमें, और वो इनके अकॉर्डिंग जो है वो इस फेवर में है कि रूल बेस्ड पॉलिसी जो है वो क्रेडिबल है. ठीक है, नाउ बेटा देयर आर सम टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. टूल्स से मुराद ये है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात की हमने कि हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ टूल्स हैं कि अब हमें करनी तो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल, लेकिन किस तरीके से करेंगे. तो यहाँ देयर आर 4 टूल्स: बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजेस इन रिजर्व रेशियोज, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट. ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ ये सारे रूल्स. ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी बेटा एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सेंट्रल बैंक जो होता है वो रीडिस्काउंट करता है फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज टू द कमर्शियल बैंक. ठीक है, कमर्शियल बैंक को करता है, तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट देता है. इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू एक्सपेंड द क्रेडिट मनी, अगर वो चाहता है सेंट्रल बैंक के इकोनॉमी में एक्सपेंड कर दे क्रेडिट मनी को, इट लोअर द बैंक रेट मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन लेस एक्सपेंसिव. ठीक है, वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कम से कम कर देता है, तो फिर कमर्शियल बैंक बिकम एबल टू गिव लोन्स टू द पीपल्स मोर इन मोर क्वांटिटी. ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा देते हैं. इस तरह क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट. सही है, तो ये क्या है, बैंक रेट पॉलिसी है. ठीक है, मैंने बताया था ना आपको. अब ये क्या है, अब इसमें जब ये लो कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट और हाई कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. है ना, एक्सपेंड कर रहे हैं वो अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को, तो इसका ये एक टूल है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर सेंट्रल बैंक वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट मनी, तो वो क्या करेगा, इट लोअर्स इट इंक्रीज द बैंक रेट. वो क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा. और इन दिस वे क्या होगा, फिर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेविंग करने की तरफ डाइवर्ट होंगे और वो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी से वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास बैंक रेट पॉलिसी में. सही है, दिस स्टेप विल ब्रिंग डाउन द क्रेडिट मनी टू अ लोअर लेवल. बैंक रेट पॉलिसी ऑल्सो इफेक्ट इनफ्लोस एंड आउटफ्लो एंड रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चला हमें कि बैंक रेट पॉलिसी जो होती है, जो इंटरेस्ट रेट वो ऑफर कर रहा होता है कमर्शियल बैंक को, फिर कमर्शियल बैंक ऑफर करता है हमारे जनरल पब्लिक को, तो वो अगर वो लोअर करता है इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इकोनॉमी में क्रेडिट मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेट होगा, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, और इसके वाइस वर्सा अगर जो वो चाहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर दे मॉनेटरी पॉलिसी को, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली. Next one is open market operation. As in the first definition, I told you that buying and selling of गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू जो है वो इंटरेस्ट रेट्स के साथ डीलिंग नहीं करता, बल्कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको बाय और सेल करके जो है वो मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करता है. हाउ? This method is also adopted by the central bank to expend and contract credit money in the market. Under this method, the bank either sells or buy government securities to control credit when it want to expend credit. अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा से ज्यादा कर दे, इट स्टार्ट परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. वो क्या करता है, लोगों से परचेज करना शुरू कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, लोगों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो उनसे खरीदना शुरू कर देता है और उसके अगेंस्ट उनको पैसे देता है. जब लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई. ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, अब अगर चाहता है सेंट्रल बैंक के क्रेडिट मनी को जो है वो या सप्लाई ऑफ मनी को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तो वो क्या करेगा, सेलिंग दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब वो क्या करता है, फिर वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो ज्यादा से ज्यादा टी बिल्स होते हैं उनको सेल आउट करना शुरू कर देता है इकोनॉमी में. उससे क्या होता है बेटा, उससे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करने से लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास आ जाता है और इन दिस वे इकोनॉमी से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम से कम हो जाती है. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज चेंजेस इन रिजर्व रेशियोज. बेटा रिजर्व रेशियोज जो होते हैं
वो क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, रिजर्व रेशियोज वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक जो है वो रिक्वायर्ड करता है कमर्शियल बैंक से। अब किस सूरत में करता है, सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक को कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आएगा फ्रॉम द पब्लिक, जनरल पब्लिक, तो उसका कुछ परसेंटेज होता है जो वो कहता है कि आप इतना परसेंट जो है सेंट्रल बैंक के पास जो है वो रिजर्व रखवाओगे। तो जो वो जो परसेंटेज वो ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेशियो। ठीक है, लेट सपोज 1000 रुपीज एक पर्सन ने डिपॉजिट करवाए हैं और सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 10% इसका रिजर्व रेशो होगा, तो फिर क्या होगा बेटा वहां पर कि 100 रुपीज, 900 रुपीज जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा और 100 रुपीज सेंट्रल बैंक के पास एज एन रिजर्व मनी रखवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल कैसे बनता है ये रिजर्व रेशियो, तो बेटा वेन एवर द बैंक्स वांट टू कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज। ठीक है, क्या होता है जब सेंट्रल बैंक चाहता है ना कि अपनी मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, कम से कम कर दे मनी सप्लाई को, तो वो क्या करता है, रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जब रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, लेट सपोज 10% के बजाय वो उन्होंने क्या किया 50% कर दिया रिजर्व रेशियो, लेट सपोज। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो जो 1000 डिपॉजिट किए थे अमाउंट एक कस्टमर ने कमर्शियल बैंक में, तो उसमें से 500 रुपीज चले जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास और 500 रुपीज बचेंगे कमर्शियल बैंक के पास फॉर द फर्दर गिविंग द लोन पर्पस। ठीक है, कि अब वो 500 रुपए है उसके पास के 500 रुपए को वो लोगों को लोन दे सकता है, बाकी के 500 कहाँ चले गए, सेंट्रल बैंक के पास चले गए एज एन रिजर्व मनी। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमी में ज्यादा पैसे सर्कुलेट नहीं होते, और इन दिस वे जो है अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जो है वो स्कैर्सिटी आ गई है सप्लाई ऑफ मनी की, तो वो क्या करेगा वहां पर कि आपके रिजर्व रेशियो जो होंगे उनका रेशियोज जो होंगे वो कम कर देगा। लाइक 10% मैंने एक वो 10% एक एस्टिमेशन बताई थी, उससे कम कर देगा तो कितना कर देगा, 5% लेट सपोज कर दिया। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, 5% रिजर्व रेशियो से क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि आपको पता है कि 1000 कोई भी पर्सन आके जमा करवाएगा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, तो उसका 50 रुपीज जो है जिस सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाएगा एज एन रिजर्व रेशियो, और 950 रुपीज कमर्शियल बैंक के पास रहेंगे कि वो फर्दर कहीं आगे किसी को भी लोन के शेप में जो है वो प्रोवाइड कर सके, सर्कुलेट कर सके। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा फिर कि जब रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट कम से कम होगी, कम परसेंटेज में वो रिजर्व रेशियो मांगेगा, तो इस तरह सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नाउ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। बेटा रैशनिंग का मतलब जो है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है फिक्स कर देना अपर लिमिट को ऑफ द लोन टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, कि आपने कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपकी अपर लिमिट इतनी है, आप इससे ज्यादा लोन किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अपर लिमिट ऑफ लोन अवेलेबल टू कमर्शियल बैंक डायरेक्टली अफेक्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट मनी। दिस मेथड शुड बी अडॉप्टेड ओनली इन स्पेशल केसेस और इमरजेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में कि सेंट्रल बैंक को वो बोलता है, कमर्शियल बैंक को सॉरी सेंट्रल बैंक कहता है कि आपको मैंने एक अपर लिमिट बता दी है, इससे ज्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं करोगे, क्योंकि अगर लोन ज्यादा से ज्यादा नहीं प्रोवाइड होंगे तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि आपके लोगों के हाथ में जब लोन की शेप में पैसे नहीं आएंगे तो सप्लाई ऑफ मनी खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है, और जब उसको लगेगा कि नहीं अब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर देना चाहिए, तो वो जो लिमिट होगी उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये these all four are the tools of monetary policy to use for controlling the credit और supply of money। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम टूल्स थे। तो बेटा ये तमाम टूल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी में, और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यू मस्ट रीड इट और लिसन इट और प्रिपेयर नोट्स फॉर अबाउट इट। ठीक है, और इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क इट फ्रॉम मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के साथ फिर नए टॉपिक के साथ जो है मिलते हैं हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।